बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये खौफनाक हक़ाइक़ हैं इसके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बलूचिस्तान का एक वस्ती ज़िला है सोराब। यहाँ पे एक हौलनाक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पे सिविलियंस जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन मकामी मीडिया से आ रही है या कासिम सूरी साहब ने बताई या दीगर कुछ लोगों ने जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है उन्होंने बताई, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से एक फ़िज़ाई हमला किया गया जिसके नतीजे में जो लोग जाँ बहक हुए उनमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 मर्द शामिल हैं। और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर आप ये तस्वीर और वीडियोज़ में आपको दिखा पाता तो आपका दिल दहल जाता। ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है, बड़े हौलनाक मनाजिर हैं जो उसके मैं देख रहा हूँ और ये बड़े तकलीफ़ देह मनाजिर हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि मौक़िफ़ किसका क्या है और ये किया क्यों गया और ये वजह क्या बनी। देखिए, इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो तो वज़ीर आला बलूचिस्तान का है। सरफराज बुगटी ने कहा कि सोराब में 18 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तहसीन है। वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस है। और जो ये बात की पहले सरफराज बुगटी ने, उसमें उन्होंने एक अलग तरह का स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर जब DGISPR का स्टेटमेंट आया वो किसी और तरह का आया। वो ये कहते हैं कि सोराब में बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी तैयार की जा रही थी और ये धमाके से तबाह हो गई गाड़ी और इसमें 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए। अब ये वो इब्तदाई इतलात हैं जो अलग अलग ज़राए से दी गई हैं, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो 28 लोग हैं जो अब तक जाँ बहक हुए हैं, 17 लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और अवाम बड़ी तादाद में निकल कर बैठ गई है, लाशें रख कर सोराब रोड के ऊपर। वहाँ पे सोराब के इलाके में जो मेन रोड है उसे सोराब मेन चौक कहते हैं, वहाँ पे लाशें रख कर लोग बैठ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे, बलूचिस्तान की हुकूमत ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और वहाँ सारी रात अब कर्फ्यू रहता है। लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है और इस मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक ये कर्फ्यू जारी रहे जब तक कि 14 अगस्त के प्रोग्राम नहीं हो जाते। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 28 पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान से हैं वो शहीद हुए। उनमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 सिविलियन मर्द शामिल हैं। अब इसमें पहले कुछ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि क्वाड कॉप्टर के ज़रिए से दहशतगर्दों पे हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में कुछ सिविलियन भी मारे गए। तफसीलात अभी आ रही हैं। DGISPR ने एक अलग तरह का मौक़िफ़ दिया कि वो खुद ही धमाका हो गया, वो खुदकुश बम्बार वाली गाड़ी तैयार कर रहे थे। जबकि जो सरफराज बुगटी हैं उन्होंने एक और दावा किया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई ऑपरेशन किया और बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, जो मकामी लोग ये बताते हैं और जो मकामी सियासतदान हैं उन सब का ये कहना है कि ये जेट तैयारों के साथ हमला किया गया और यहाँ पे बमबारी हुई, उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं। ये बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर मैंने गज़ा में देखे थे, यानी वो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा था, मट्टी से अटे हुए जिस्म। और बहुत, अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती। गज़ा के मलबे में दबे मासूम ख्वाब हों या बलूचिस्तान की वादियों, घरों, चौक चौराहों, झोंपड़ियों में बिखरी हुई लाशें, दर्द हर जगह एक ही ज़ुबान बोलता है। किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी बहन की आंख अपने प्यारे की राह तकती रहती है और किसी के बच्चे के हाथ में खिलौने की बजाय खौफ रह जाता है। ये सिर्फ घरों के उजड़ने का दुख नहीं है, ये इंसानियत के ज़ख्मी होने का नोहा है। काश दुनिया इन आंसुओं की आवाज़ सुन सके। काश हर मजलूम के लिए अमन, इंसाफ और जीने का हक सिर्फ एक ख्वाब ना रहे। जो सनाउल्लाह बलोच हैं, सेनेटर बलूचिस्तान से, वो क्या कहते हैं, MPA भी रहे, सेनेटर भी। वो ये कहते हैं कि सोराब के अलमनाक वाक़े पर शदीद रद्दअमल का उन्होंने इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल की नौबत क्यों आ रही है। अब ये वहाँ के ज़िम्मेदारान कह रहे हैं, अहम तरीन लोग कह रहे हैं कि ये फ़िज़ाई हमला किया गया जेट तैयारों या हेलीकॉप्टरों से
जिसके नतीजे में सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। उन्होंने कहा रियासत अपने ही लोगों से मुसलसल दस्तों गिरबान रहने की बजाय एतमाद का रिश्ता कायम करे और चेक पोस्टों, बंदूकों और निगरानी पर इन्हिसार कम करे। सुराब वाक़े को किसी बयानिए के जरिए छुपाने की बजाय आला सतह पर तहकीकात करवाई जाएँ और हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के ज़ख्मों पर नमकपाशी के बजाय वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात ज़रूरी हैं। ये जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब का स्टेटमेंट है, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, जो महारंग बलोच हैं जिनको जेल में बंद किया हुआ है, उनकी जो पार्टी है या बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, वो ये कहती है कि बलोच अवामी आबादियों पर बमबारी करना और फिर शहीद होने वालों को दहशतगर्द कहना इंतहाई शर्मनाक अमल है। गैर संजीदा बयानात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि 4 साला मासूम बच्चों के जनाजों पर रियासती इदारों को ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं है। सोराब गदर में पेश आने वाला वाक़या रूह को झंझोड़ देने वाला वाक़या है। खून आलूद कफन सड़क पर एहतजाज करने पहुंचे तो पूरा रियासती मीडिया बयानियाँ घड़ने के लिए उन्हें दहशतगर्द करार दे रही है। बच्चे तो दहशतगर्द नहीं हो सकते ना, ख़वातीन तो दहशतगर्द नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा बहुत मासूम जो सही तरह से चलता भी नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक इतना छोटा बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक औरत जो अपने घर के अंदर रहती है, चादर और चार दीवारी के अंदर रहती है, अपने घर के काम निपटाती है, बच्चों को पालती है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकती है? एक आम आदमी जिसको अपने बच्चों का पेट पालने से फुर्सत नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। एक जुमला पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर नहीं बोल रहा, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया भी ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं वो तमाम इस वाक़े को रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं ताकि आइंदा के लिए ऐसे कत्ले आम से पहले 10 दफ़ा सोचा जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने इस वाक़े को अलग अलग तरह से बयान किया, जिससे इस बात को क्लियर किया जा सकता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग लाशें सड़क पर रख के बैठे हैं। तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया कि वहाँ पे अब कोई जाएगा ही नहीं, हम किसी को वहाँ पे जाने ही नहीं देंगे। नाज़रीन, ये आप देखें ना, इसहाक डार का स्टेटमेंट। एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ बहरा अहमर में, जिसको रेड सी कहते हैं आप, जहाँ पे हौसी हमला कर देते हैं उन बहरी जहाज़ों के ऊपर जो सऊदी अरब से निकलते हैं। तो इसहाक डार उसके बारे में कहते हैं कि बड़ी तशवीश है मुझे उस हमले पे। मालूमात के मुताबिक 3 पाकिस्तानी शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि एक ज़ख्मी हुआ है। हम गमज़दा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करते हैं। और वो कहते हैं पाकिस्तान गैर जंगजू तजारती जहाज़ पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत करता है, बेगुनाह इंसानों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं। देखें, हौसियों से अब पाकिस्तान ने लड़ाई करनी है, ये हम सब जानते हैं। वो इसलिए कि सऊदी अरब की हौसियों के साथ लड़ाई है और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, और हौसियों को दहशतगर्द कहा जाता है, लिहाजा हौसियों के साथ तो अब लड़ाई करनी है पाकिस्तान को, ये हम सबको आइडिया है। तो वहाँ इसहाक डार साहब को नज़र आ गया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, कि वहाँ 3 पाकिस्तानी शहीद हुए, लेकिन ये जो 28 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी हैं, ये उनको नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो हथियार इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, किसी और ने नहीं किया। BNP अख्तर मैंगल साहब की जो पार्टी है, उसने 16 तारीख को पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल का ऐलान किया इस वाक़े के ख़िलाफ़, जबकि BYC ने, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने, आज के दिन में एहतजाज का और बलूचिस्तान के अंदर भरपूर एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है। अब नाज़रीन, ये है वो अफसोसनाक ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी बलूचिस्तान से। आज का दिन वैसे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए अहम है आज का दिन कि इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए आज सुहेल आफरीदी ने और पार्लियामेंटेरियंस ने, सब ने जो फ़ैसला किया वो ये था कि सारे के सारे आज जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे। और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके बाद फिर वहाँ पे वो मुज़ामत करेंगे। और जो ऐलान किया था वो ये किया था कि पूरे पाकिस्तान को फिर हम बंद करेंगे रात के वक्त, और पाकिस्तान के हर चौक में एहतजाज किया जाएगा, हर चौक में डी चौक बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या नहीं, और अगर इजाज़त दी जाती है तो जेल से क्या खबर निकलती है। अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो क्या अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात को पूरा जोर लगा के पाकिस्तान भर के अंदर एहतजाजी एक हिकमत अमली अपना सकती है,
ये चीज़ें भी हमें अभी नज़र आ जाएंगी थोड़ी देर में। जो नाम दिए गए मुलाकात के लिए, उसमें पहला नाम है सुहेल अफरीदी का, दूसरा शाहिद खटक का, तीसरा मीना खान का, चौथा नाम है शफ़ी जान का, पांचवा शफ़कत अयाज़ का और छठा नाम है अब्दुल सलाम अफरीदी का। ये नादरीन 6 नाम दिए गए हैं क्योंकि अदालत का हुक्म था कि 6 लोग मिल सकेंगे इमरान खान साहब को हर जुमेरात को। तो ये 6 नाम दे दिए गए हैं जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे। एक और ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। वो ऐलान उन्होंने ये किया कि अब तक जो लोग इकट्ठे हुए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के प्लेटफॉर्म पे, जो नौजवानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, अब तक 5,30,000 नौजवान इसके अंदर शामिल हो गए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स में। अगर तो इसमें 5,30,000 नौजवान शामिल हो गए हैं तो ये तो तादाद ठीक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक बताया गया था कि 60,000 नौजवान हैं। अब अगर हफ्ते डेढ़ के बाद ये 5,30,000 है तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि 27 सितंबर आने तक इनकी तादाद 20-25 लाख तक भी हो सकती है। और इतने बड़े पैमाने पे अगर नौजवान रजिस्टर्ड हो जाते हैं और फिर वो निकलते हैं बारी बारी एहतजाज करने के लिए और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, तो फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं उनकी तादाद को बहुत बड़ी नहीं है, यानी उनकी वैसे ही आबादी बहुत कम है। 45 लाख की टोटल आबादी है, उसमें से भी सिर्फ एक इलाके के लोग हैं मुख्तलिफ एरिया से आके, वो एक जगह पे 10-15 हज़ार लोग हैं, एक जगह पे 20,000 लोग हैं, वो जो अलग अलग जगहों पे वो एहतजाज करते हैं। तो वो टोटल 50-60 हज़ार लोगों ने मुसीबत डाली हुई है। ज़्यादा होते हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो कम होते हैं तो फिर भी वो 20-25 हज़ार लोग तो रहते हैं, 10 हज़ार तो रहते ही हैं एक आधी जगह पे। तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में लाखों नौजवान इकट्ठे कर पाए तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई ही मुसीबत बन जाएगी, जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। बलूचिस्तान की नादरीन हम बात कर रहे थे ना, ये देखें एक और खबर बलूचिस्तान से। ये खबर देखें, आप अपना सर पीटेंगे कि ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। ये देखें आप, ये एक बुजुर्ग हैं, ये आपको नजर आएंगे इस तस्वीर में। ये देखें, इनको लोग हाथ में ला रहे हैं, छोटी सी वीडियो है, ये जरा देख लें आप। इनकी उम्र 70 साल है। ये गवर्नर है बलूचिस्तान के, शेख जाफर खान मंदोखेल। शेख जाफर खान मंदोखेल साहब जो हैं, ये 70 साल इनकी उम्र है, बलूचिस्तान के ये गवर्नर हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026। यानी 2026 का जो समिट हो रहा है नौजवानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भिजवाया गया किसे? 70 साल गवर्नर बलूचिस्तान को। है ना मजे की बात। पूरे पाकिस्तान में कोई नौजवान नहीं मिला जो यूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर नुमाइंदगी करता पाकिस्तान की। जो प्रोग्राम है वो यूथ का है और 70 साल बाबा जी गए हुए गवर्नर साहब, क्योंकि उन्हें सैर कराना मकसद था। तो नाज़रीन, ऐसे ही बंदरबांट की है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना, कभी सही बंदे को सही काम पे आने ही नहीं दिया। जानबूझकर उन्होंने हमेशा ये किया। उन्होंने कहा ठीक बंदा ठीक जगह पे आएगा, वो लगेगा, वो सवाल करेगा, वो पूछेगा ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, हम क्या जवाब देंगे। वो कहते हैं उठाओ नालायक आदमी को लगाओ। जिस बंदे का जो काम है उससे नहीं करवाना, किसी और बंदे से करवाओ, ताकि कोई सवाल ही ना करे, पूछे ही ना कि गलत क्या और सही क्या है। 70 साल के बाबे को उठा के भेज दिया, और भेज दिया कहाँ पे? यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है 2026 का, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पे भेज दिया। और वो भी मुंह उठा के चल दिए, उनको भी शर्म नहीं आई कि मैं कहां जा रहा हूं। ये है जनाब पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल। नादरीन, ये एक और इंसिडेंट हुआ, आमिर मुगल साहब के घर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आमिर मुगल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में से एक हैं, और ये बड़ी मुश्किलात में है। मैं इनके बारे में ज़ाती तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ कि इन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। इनकी बड़ी कामयाबी है। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ज़रिए से इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन आमिर मुगल ने ज़िद पकड़ी हुई है कि मैंने गिरफ्तार नहीं होना, मैंने नाक में दम करके रहना। अब जब भी कभी इस्लामाबाद आने का या एहतजाज करने का कोई ऐलान होता है ना, तो सारी एजेंसियाँ लग जाती हैं इस चक्कर में कि आमिर मुगल को पकड़ लो, क्योंकि ये इस्लामाबाद का सबसे एक्टिव लोगों में से एक आदमी है।
इस्लामाबाद के अंदर जब भी एहतजाज होता है, नौजवानों को मोटिवेट किया जाता है, उसमें एक बड़ा किरदार आमिर मुगल का भी होता है। बहुत सारे और लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाकी लोग काम नहीं करते, लेकिन आमिर मुगल का बाकायदा हर मरतबा रोल होता है और वो असर डालता है, वो फ़र्क पैदा करता है। इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि हर हाल में, इससे पहले कि एहतजाज शुरू हो, आमिर मुगल को किसी तरह गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जनाब उनके घर के ऊपर रेड मारा और उनके सोफे की गद्दियाँ उखाड़ दी, कुर्सियाँ और दरवाजे तोड़ दिए, फ्रिज खोल दिया, वो भी तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए। यानी आमिर मुगल की शीशों के बीच में बैठा हुआ है या गद्दियों के बीच में छुपा हुआ है। ये चीज़ें आप क्यों तोड़ते हैं? ये चीज़ें पता क्यों तोड़ते हैं? सोफ़े तोड़ते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, मेज़ें तोड़ते हैं, फ्रिज तोड़ते हैं, घर के शीशे, बाकी चीज़ें, स्क्रीन तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं पता है? ये इसलिए तोड़ते हैं ताकि अगले बंदे का इतना नुकसान हो जाए कि वो डर जाए और वो पीछे हट जाए इस लड़ाई से। क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं ना ज़्यादातर। आमिर मुगल भी मिडिल क्लास का आदमी है, कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं है। तो अब ये जो नुकसान हुआ है बेचारा कैसे भरेगा? कैसे भरेगा? आम आदमी को चीज़ें बनाने में बहुत लंबा अरसा लग जाता है। आमिर मुगल ने खुद बताया कि कोई लेडी एहलकार नहीं थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तोड़ फोड़ किया गया, हमारे उसके घर में जो कुत्ते हैं उनको डंडों से मारा गया और 2-3 फायर भी किए गए कुत्तों को चुप करवाने के लिए, उनको डराने के लिए। फिर खौल उठा के साथ ले गए, डीवीआर उतार के साथ ले गए, आमिर मुगल को गालियां देते रहे और कत्ल करने की फैमिली के सामने धमकियां देते रहे, संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए, मोटरसाइकिलें 2 घर में खड़ी थी वो भी चोरी करके साथ ले गए। तो आमिर मुगल कहता है जी मुझे तो याद भी नहीं है मेरे घर पे अब तक कितने अटैक, कितने हमले हो चुके हैं। ये है नाजरीन सूरत हाल। और ये आपको पता है ना, पंजाब में हो या इस्लामाबाद में हो, फस्तायत इसी तरह अपने उरूज के ऊपर है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी उनके बारे में क्या सोचते हैं। नाजरीन, ये मोहम्मद हुसैन के बारे में जो खबर मैंने आपको दी थी ना, वो जो नौजवान कत्ल हो गया जिसके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मुबैना तौर पे GHQ में दाखिल होकर वहाँ पे PTI का झंडा लहराना चाहता था और वहाँ पे ये कोई पिस्तौल लेकर घुस गया था और ये चाह रहा था कि ये कत्लेआम कर दे और जाके PTI का झंडा GHQ में लहरा दे। यानी इल्ज़ाम तो इसी किस्म के हैं उसके ऊपर। उसके बारे में मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी। सबसे पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आपको कहा था ना कि वो ज़हनी तौर पे एक मरीज़ आदमी है, नॉर्मल नहीं है। अब ये BBC ने भी खबर दी है, उन्होंने भी तस्दीक की और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी तस्दीक कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो नफसियाती मर्ज़ का शिकार था बल्कि 3-4 साल से बहुत दबाव में था, बड़ी परेशानी में था और वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहा था। उसकी दवाइयों की तफसीलात भी आ चुकी हैं, जबकि उसकी फैमिली ने कहा कि वो हर तरह का ताउन करेंगे, इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि इसकी तहकीकात करवाएं। अब नाजरीन, मईशत के ऊपर बहुत सारी खबरें हैं, यहाँ इनके साथ जुड़ती नहीं हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा कि मईशत के हवाले से आज हम कहाँ खड़े हैं और ये किसकी मेहरबानी है। और ये जो नया झटका हमें लगा बहुत बड़ा, ये झटका हमें कहाँ लेकर जाएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।